अगर उसको वाला भी क्लास में पढ़ना तो कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय यही धागे नुमा जो संरचनाएं होती हैं ये छोटी छोटी हो जाती हैं और मोटी हो जाती हैं। यानी ये छोटे छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं और साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। तब इन्हें यानी इन क्रोमैटिन तंतु को गुणसूत्र कहा जाता है अथवा क्रोमोसोम कहा जाता है। यानी सेल डिवीजन के समय छोटी हो जाती है, मोटी हो जाती हैं, स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, तब इनको गुणसूत्र कहते हैं या क्रोमोसोम कहते हैं। अब आपको पता चल गया कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम की खोज सन 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने की थी, स्ट्रासबर्गर ने। और 1888-89 में वाल्डियर ने इन्हें क्रोमोसोम कहा था अथवा वाल्डियर ने गुणसूत्र कहा था। यानी खोज स्ट्रासबर्गर ने की, नाम वाल्डियर ने दिया था। यदि किसी को खोज या नाम से संबंधित कुछ शंका है तो वो किसी अथेंटिक बुक से, अच्छी बुक से चेक कर लेगा और नेट से सर्च करोगे तो वहां पर आपको अलग अलग ही मिलेगा। मैंने कई बुक से मिलान किया है तब जाकर के ये आपको बताया है। सटन व बॉबेरी ने बताया कि गुणसूत्रों के द्वारा आनुवांशिक लक्षणों का पारगमन होता है। मतलब क्रोमोसोम द्वारा आनुवांशिक लक्षणों का ट्रांसमिशन होता है, या फिर सीधी सी भाषा में कहें तो गुणसूत्रों के द्वारा ही माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में पहुंचते हैं, जाते हैं। यानी गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो किसी एक जाति के सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक सी होती है। एक जाति के अगर जीव हैं तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या एक सी होगी, एक जैसी होगी, या कह लीजिए कि एक ही होगी। जैसे मनुष्य जात को ले लीजिए तो इसमें चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, उसमें गुणसूत्रों की संख्या एक सी होती है। यानी प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या होती है। लेकिन विभिन्न जातियों के जीवों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे मच्छर में 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जो घर वाली मक्खी होती है उसमें 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार से मधुमक्खी में 32, बिल्ली में 36, कुत्ते में 78, गाय में 60 और मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब मनुष्य में 46 गुणसूत्र का मतलब है कि मनुष्य की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये याद रखेंगे आप लोग, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। मनुष्य की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मानव शरीर लगभग 1000 खरब कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। लगभग में 1000 खरब कोशिकाओं से मिलकर मानव का शरीर बना हुआ है। अब एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो सोचो कि 1000 खरब कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र हो सकते हैं। तो इस तरह से जो हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये केवल एक कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब इसी तरह से पौधों में भी, जैसे फूल गोभी, मूली और पपीता में क्रमशः 18-18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी इन तीनों में 18-18 गुणसूत्र होते हैं। ऐसे ही मूंगफली में 40, प्याज में 16, चावल में 24, गन्ना में 80। इस प्रकार से विभिन्न जातियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन एक जाति के सभी जीवों में इनकी संख्या समान होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक जाति का जीव है तो संख्या गुणसूत्रों की समान होगी। अलग अलग जातियों के अगर जीव हैं तो उनमें अलग अलग संख्या गुणसूत्रों की पाई जाती है। बताते चलें कि दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। जो दैहिक कोशिकाएं हैं, सोमैटिक सेल्स होती हैं, इनमें क्रोमोसोम डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं। जबकि जो युग्मक कोशिकाएं होती हैं, युग्मक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, केवल n होती है। मतलब गैमेटोसाइट में हैप्लॉयड होते हैं। अमाप अगर साइज की बात की जाए, अमाप या साइज की बात की जाए किसकी, गुणसूत्रों की, तो इनकी औसत लंबाई 3 से 5 म्यू तक होती है, 3 से 5 म्यू तक। और व्यास की अगर बात की जाए तो व्यास 0.2 से 3 म्यू तक होता है। ये औसत की बात मैंने बताई है, औसत लंबाई की बात। चलिए अब गुणसूत्रों की संरचना को समझ लेते हैं, अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में जान लेते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र में
कई रचनाएं दिखाई देती हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये जो मैंने गुणसूत्र दिखाया हुआ है इसमें आप देख रहे हैं, ये मध्यावस्था अथवा मेटाफेज का चित्र है, क्योंकि मध्यावस्था में जो गुणसूत्र होते हैं, जो डिवीजन होता है मध्यावस्था मेटाफेज, इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो उसका ये चित्र है। इसमें सबसे पहली संरचना है क्रोमोनिमेटा। पहली संरचना कौन सी है? ये वाली क्रोमोनिमेटा। प्रत्येक गुणसूत्र दो ऐंठे हुए सूत्रों का बना होता है। ऐंठे हुए सूत्रों का मतलब हर एक क्रोमोसोम या गुणसूत्र में कुंडलित धागे जैसी दो रचनाएं होती हैं और उन्हीं धागे जैसी रचनाओं को क्रोमोनिमेटा बोला जाता है। तो ये जो दो ऐंठी हुई संरचनाएं आप लोग देख रहे हैं, यही दोनों ऐंठी हुई संरचनाएं क्रोमोनिमेटा कहलाती हैं, या कह लीजिए कि क्रोमोनिमेटा हैं। इनमें से एक को क्रोमोनिमा बोला जाता है, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा बोला जाता है। लेकिन अगर एक को कहें तो क्रोमोनिमा बोला जाता है। बाद में यही सूत्र गुणसूत्र के दो अर्ध सूत्र या क्रोमेटिड बनाते हैं। मतलब प्रत्येक क्रोमोनिमेटा एक क्रोमेटिड को प्रदर्शित करता है, ये कह लीजिए। इसी क्रोमोनिमेटा के चारों ओर ये जो आप खाली स्थान देख रहे हैं, इस खाली स्थान को मैट्रिक्स कहा जाता है। जो क्रोमोनिमेटा है, इसके चारों ओर खाली स्थान को मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके चारों तरफ पतली झिल्ली आपको दिख रही है, ये पतली झिल्ली पेलिकल कहलाती है। यानी कि क्रोमोनिमेटा के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। फिर अगली संरचना है क्रोमोमियर्स। तो क्रोमोनिमेटा पर समान दूरी पर कणों जैसी उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, दाने जैसी उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्रोमोमियर कहा जाता है। मतलब क्रोमोनिमेटा पर ये जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप गहरे रंग की संरचनाएं देख रहे हैं, इन्हीं संरचनाओं को ही, इन्हीं कणों को ही क्रोमोमियर्स कहते हैं। इन क्रोमोमियर के कारण क्रोमोनिमेटा मोतियों की माला के समान प्रतीत होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे माला में मोती लगी होती हैं, वैसे ही क्रोमोनिमेटा पर क्रोमोमियर लगे होते हैं। क्रोमोमियर जीन की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये माना जाता है कि आनुवांशिक जीन इन्हीं क्रोमोमियर्स पर स्थित होते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि जीन आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में ले जाते हैं। फिर अगली संरचना है प्राथमिक संकीर्णन तथा सेंट्रोमियर। गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम में एक सकरा भाग दिखाई देता है या एक सकरा भाग होता है, जिसे प्राथमिक संकीर्णन कहा जाता है। इसी प्राथमिक संकीर्ण के अंदर ये जो आप स्पष्ट क्षेत्र देख रहे हैं, स्पष्ट संरचना देख रहे हैं, इसे सेंट्रोमियर कहा जाता है या काइनेटोकोर कहा जाता है। सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर कहा जाता है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र को दो भागों में बांटता है, दो भागों में अलग अलग करता है कह लीजिए, या कह लो कि क्रोमोसोम को दो भुजाओं में बांटता है। अच्छा, जब दो भागों में बांटा तो ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं या छोटे बड़े भी हो सकते हैं। जैसे इसमें छोटे बड़े हैं, कहने का मतलब है एक बड़ा है ये वाला भाग और ये वाला भाग छोटा है। फिर अगली संरचना है द्वितीयक संकीर्णन। तो कुछ गुणसूत्रों में प्राथमिक संकीर्णन के अतिरिक्त एक और संकीर्णन होता है, जिसे द्वितीयक संकीर्णन कहा जाता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये है द्वितीयक संकीर्णन। और इस गुणसूत्र में आप लोग देख भी रहे हैं कि पहला संकीर्णन ये वाला है और दूसरा संकीर्णन ये वाला है। फिर अगली संरचना है सैटेलाइट। तो गुणसूत्र का द्वितीयक संकीर्णन के आगे वाला भाग, जो दूसरा वाला संकीर्णन है, इसके आगे वाला ये वाला भाग सैटेलाइट कहलाता है। मतलब ये वाला जो भाग है दूसरे संकीर्ण के बाद वाला, इसे ही सैटेलाइट कहा जाता है। यह गोल, लंबा, घुंडीदार हो सकता है, यानी गोल भी हो सकता है, घुंडीदार भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। यह क्रोमैटिन के एक महीन तंतु के द्वारा गुणसूत्र से जुड़ा होता है। जो क्रोमैटिन का महीन तंतु होता है, उसके द्वारा गुणसूत्र से जुड़ा होता है। चलिए जानते हैं गुणसूत्रों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो सभी जंतुओं में गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम और लिंग गुणसूत्र, यानी ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। जो ऑटोसोम होते हैं
ये लिंग गुणसूत्रों से अधिक संख्या में होते हैं। ऑटोसोम अधिक संख्या में होते हैं और इनका लिंग निर्धारण से कोई भी संबंध नहीं होता है। लेकिन जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये संतति में नर अथवा स्त्री का निर्धारण करते हैं, यानी नर या मादा का निर्धारण करते हैं और ये एक्स व वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। चलिए गुणसूत्रों के कार्यों को समझ लेते हैं, अर्थात फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम के बारे में जान लेते हैं। तो गुणसूत्र आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित करते हैं।